हेलो एवरीवन, दिस इज सोमा हियर एंड वेलकम टू बिल्ड करियर चैनल। आज हम जानेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, इसकी कॉजेज़ क्या है, साथ में हम देखेंगे क्या क्या एजम्पशंस मानी गई हैं और एक्सेप्शन क्या क्या है विद एग्जाम्पल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करना, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। सो लॉ ऑफ डिमांड क्या है? लॉ ऑफ डिमांड कहती है कि अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट, ब्रैकेट में है सिट्रस पैरिबस, क्वांटिटी डिमांडेड फॉर एनी गुड सर्विस इज इन्वर्सली रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस। सो सिट्रस पैरिबस का क्या मतलब है? ये एक क्या है? लैटिन फ्रेज है। इसका क्या मतलब है? जिसका मतलब है ऑल अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। सो लॉ ऑफ डिमांड कहती है कि किसी कमोडिटी की डिमांड और प्राइस जो रहती है वो क्या होती है? इन्वर्सली रिलेटेड है। इन्वर्सली रिलेटेड का क्या मतलब है? प्राइस अगर बढ़ेगी तो डिमांड क्या होगा? घटेगा, या फिर प्राइस अगर घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। बट यहाँ पे एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? ये क्या है? ये इसका क्या मतलब है कि ऑल अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, मतलब यहाँ पे कंडीशन है कि बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं अफेक्ट करने वाले यहाँ पे कांस्टेंट होंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल हम किसका ले रहे हैं? यहाँ पे एप्पल का। सो जब एप्पल की प्राइस क्या थी? 10 रुपीज़ थी। तो हम क्या देख रहे हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी? 1 kg थी क्वांटिटी डिमांडेड। और जैसे जैसे प्राइस घट रही है, यानी कि जब हम देख रहे हैं कि 8 रुपीज़ हो रही है तो क्वांटिटी डिमांड कितनी हो रही है? 2 kg। इसी तरह से जितनी जितनी दाम घट रही है, प्राइस जैसे जैसे कम हो रहे हैं, ऑटोमेटिकली डिमांड क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है। बट यहाँ पे एक कंडीशन को ध्यान में रखना है कि गुड के प्राइस के अलावा बाकी जितने भी फैक्टर्स है वो क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे, तभी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होगी। तो यहाँ पे देखिए प्राइस क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और प्राइस के ऊपर क्या डिपेंड कर रही है? डिमांड, यानी डिमांड क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि एजम्पशंस क्या क्या है। सो जो लॉ ऑफ डिमांड है ये कुछ एजम्पशंस या फिर कंडीशंस पर बेस्ड है, और ये लॉ तभी वैलिड है जब जो कमोडिटी की प्राइस के अलावा दूसरे सभी फैक्टर अगर कांस्टेंट होंगे तो ही ये लॉ वैलिड होगी। मतलब कमोडिटी के प्राइस के अलावा कोई भी जो भी फैक्टर्स हैं वो क्या होंगे? इसमें कोई भी चेंजेस नहीं रहेंगे। यहाँ पे लिखा ही है कि ऑल अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट, सिर्फ प्राइस जो रहेगा वो इसमें चेंजेस आएंगी, बट दूसरे जो भी फैक्टर्स हैं उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। जैसे कि रिलेटेड गुड्स की प्राइस, कंज्यूमर की इनकम, या फिर कंज्यूमर की टेस्ट या प्रेफरेंस, और ये क्या होनी चाहिए? प्रेस्टिजियस गुड नहीं होनी चाहिए, और कोई भी अगर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए प्राइस चेंजेस में। तो ये सारे क्या हैं? एजम्पशंस मानी गई हैं। ये जो फैक्टर्स हैं ये कांस्टेंट होंगे। चलिए अब हम देखेंगे कि एक्सेप्शन क्या है। एक्सेप्शन क्या क्या है? कमोडिटीज़ ऑफ नेसेसिटीज़, गिवन गुड्स या फिर इंफीरियर गुड्स, प्रेस्टिजियस गुड, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइस चेंजेस, इमरजेंसीज और ब्रांड लॉयल्टी। तो इन केसेस में क्या होता है कि लॉ ऑफ डिमांड को ये फॉलो नहीं करता है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कमोडिटीज़ ऑफ नेसेसिटी गुड्स। कोई भी नेसेसिटी गुड पर लॉ ऑफ डिमांड जो रहती है वो एप्लीकेबल नहीं है। नेसेसिटी कमोडिटी का हम अगर एग्जाम्पल लेंगे तो क्या ले रहे हैं हम यहाँ पे? सॉल्ट का एग्जाम्पल। तो सॉल्ट क्या है? ये एक नेसेसिटी कमोडिटी है। तो प्राइस अगर सॉल्ट की बढ़ जाए तो भी क्या होगी? कंज्यूमर जो रहेगी अपनी कंजम्पशन कम नहीं कर सकती, और अगर प्राइस घट जाए तो भी सॉल्ट की डिमांड पर कोई भी अफेक्ट नहीं होगा। सो नेसेसिटी कमोडिटी पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहती है कि प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड क्या होगी? डिक्रीज होगी, या फिर वाइस वर्सा। तो सॉल्ट जो कि नेसेसिटी कमोडिटी है उसी से हमें पता लग रहा है कि जो नेसेसिटी कमोडिटी है वो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करती। चलिए नेक्स्ट देखते हैं गिवन गुड्स। गिवन गुड्स या गिवन पैराडॉक्स, इसे किसने प्रोवाइड किया है? सर रॉबर्ट गिफन ने। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने गुड्स की 2 टाइप बताई है। किन्होंने दिया है? सर रॉबर्ट गिफन। नाम याद रखिएगा।
तो उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने इन्फीरियर और सुपीरियर दो क्वालिटी दी थी। गिवन या फिर इन्फीरियर गुड्स पर लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता है, ये एक्सेप्शन में आती है। नेक्स्ट देखते हैं प्रेस्टिजियस गुड। कोई भी गुड्स जो कि प्रेस्टिजियस हो या फिर स्टेटस सिंबल हो, उस पर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। लाइक गोल्ड, डायमंड, एंटिक्स, पेंटिंग, ये सारी जो चीज़ें हैं, प्रेस्टिजियस जो चीज़ें हैं, इनसे क्या होती है, इन पर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होती, ये एक्सेप्शन में आती है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइस चेंजेस। अगर कोई भी ऐसी गुड है जिसकी अगर फ्यूचर में प्राइस हाई होने वाली है या फिर लो होने वाली है, ऐसी अगर कुछ एक्सपेक्टेशन है, तो भी ये लॉ को फॉलो नहीं करती। फ्यूचर में अगर गुड्स की प्राइस बढ़ने की एक्सपेक्टेशन है, तो अभी अगर महंगी होती है वो गुड, तो भी महंगी होने के बावजूद भी लोग इसे परचेज़ करना चाहेंगे, बिकॉज फ्यूचर में क्या होगा, और भी ज़्यादा ये महंगी होने के चांसेस हैं। और इसी का उल्टा होगा, अगर फ्यूचर में दाम कम होने के चांसेस हैं, तो अगर अभी दाम कम है फिर भी लोग और सोच रहे होंगे कि फ्यूचर में इसकी दाम और भी कम होगी, तभी हम परचेज़ करेंगे। तो ये है एक्सपेक्टेशन, जिसकी वजह से क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे फॉलो नहीं होती, यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करती। नेक्स्ट चलिए देखते हैं इमरजेंसी। कोई भी अगर इमरजेंसी वाली सिचुएशन होती है, लाइक फ्लड, वॉर, ये सारी अगर सिचुएशन आ गई, तो यहाँ पे भी क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होती। लोग क्या करते हैं, अगर प्राइस हाई भी हो तो भी वो सामान को परचेज़ कर लेते हैं, क्योंकि अनसर्टेनिटी रहती है सिचुएशंस में। और नेक्स्ट है ब्रांड लॉयल्टी। लास्ट है, ये जो एजम्पशंस हैं उसमें लास्ट है ब्रांड लॉयल्टी। अगर कस्टमर अगर किसी पर्टिकुलर ब्रांड के लिए लॉयल है, तो वो क्या करता है, उसी ब्रांड के प्रोडक्ट को ही परचेज़ करेगा। उस प्रोडक्ट के प्राइस से की अगर थोड़ी भी घटती है या बढ़ती है, तो क्या होता है, उस कस्टमर की डिमांड पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, और ये लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करती हैं। तो ये हो गई सारी एग्जम्पशंस। सो आपके दिमाग में एक बात ज़रूर आ रही होगी कि क्यों लॉ ऑफ डिमांड में ऐसा होता है, क्यों प्राइस और डिमांड के बीच इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। तो चलिए हम जानते हैं इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या कॉजेज़ हैं लॉ ऑफ डिमांड के लिए। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो जो क्लासिकल अप्रोच थी उसमें सिर्फ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज माना गया था, पर मॉडर्न जो अभी वो अप्रोच है उसमें क्या होता है कि उसमें जो उसके इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने सिर्फ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अलावा उन्होंने साथ में इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को भी कारण माना है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? ये लॉ कहती है कि जैसे जैसे आप एक कमोडिटी की ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट को कंज्यूम करते रहोगे, वैसे वैसे आपके लिए उस कमोडिटी की सक्सेसिव यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी कम होती रहेगी। तो आप ज़रूर कंफ्यूज हो गए होंगे। चलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू से समझेंगे। चलिए एग्जाम्पल हम क्या लेंगे, रोटी का एग्जाम्पल लेते हैं। तो मान लीजिए कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है और फर्स्ट रोटी मैं कंज्यूम करती हूँ, मैंने खाई वो रोटी, तो मेरी भूख क्या होगी, बहुत हद तक शांत होगी, ये मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगी। क्यों? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा भूखी हूँ, तो मेरे लिए यूटिलिटी क्या होगी, एक्सट्रीमली हाई होगी। नेक्स्ट जो मैंने सेकेंड रोटी खाई, तो मेरे लिए इसकी जो यूटिलिटी वो क्या होगी, वो यूटिलिटी तो होगी पर ये फर्स्ट रोटी के मुकाबले कम होगी, बिकॉज मेरी भूख काफ़ी हद तक शांत हो चुकी है। तो अब दो रोटी खाने के बाद मेरी पेट लगभग भर चुकी है, कम्प्लीटली मैं फुल हो चुकी हूँ। बट अगर मैं थर्ड रोटी को खाती हूँ तो क्या होगा, ये मेरे लिए इसकी यूटिलिटी जो रहेगी वो बहुत ही कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि मेरी जो भूख है वो दो रोटी से शांत हो चुकी है। तो इसी तरह हम क्या समझ रहे हैं कि धीरे धीरे क्या हो रही है, यूटिलिटी कम होती जा रही है, और एक पॉइंट पे क्या होगा, वो नेगेटिव इफेक्ट डाल सकती है। सो लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी यही है, क्या है कि जो सबसे फर्स्ट वाली होती है वो जो रहती है वो हमें एक्सट्रीमली सेटिस्फाई करती है, फर्स्ट यूनिट जो रहती है वो एक्सट्रीमली सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करती है, और नेक्स्ट धीरे धीरे जो रहती है मार्जिनल यूटिलिटी कम होती रहती है। सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यही कहती है कि कस्टमर की डिमांड किस पर डिपेंड करती है, प्रोडक्ट की यूटिलिटी पर।
और इसीलिए कस्टमर तभी एडिशनल यूनिट बाई करेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, कस्टमर कब एडिशनल यूनिट बाई करेगा, जब उसे लेस कीमत पे, लेस प्राइस पे उसे वो अवेलेबल होगी। क्यों? क्योंकि ये लेस सेटिस्फेक्शन दे रही है। और यही रीज़न है कि डिमांड कर्व क्या होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। चलिए नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं वो मॉडर्न अप्रोच की कॉज है इनकम इफेक्ट। गुड्स के प्राइस में अगर कोई भी चेंजेस आती है तो क्या होता है, ये कंज्यूमर की जो रियल इनकम होती है, या फिर इसे हम क्या कहते हैं, परचेजिंग पावर जो रहती है, परचेजिंग पावर में क्या होता है, अफेक्ट करता है। गुड्स की अगर प्राइस फॉल करती है तो क्या होता है, कंज्यूमर की रियल इनकम या फिर परचेजिंग पावर पर ये अफेक्ट डालता है। यानी अगर गुड्स की प्राइस अगर डिक्रीज़ होती है तो कंज्यूमर की रियल इनकम जो रहती है वो इंक्रीज़ होती है। मतलब कम कीमत पे कंज्यूमर जो रहते हैं वो सेम क्वांटिटी के गुड्स परचेज कर सकते हैं और उस बचे हुए पैसे से उस प्रोडक्ट की और ज़्यादा क्वांटिटी वो चाहे तो परचेज कर सकता है। यानी प्राइस कम होने से डिमांड क्या होगी, इंक्रीज़ हो रही है, और प्राइस बढ़ने से डिमांड डिक्रीज़ हो रही है। सो यहाँ पे इनकम इफेक्ट का यहाँ पे क्या मतलब है, प्राइस के चेंज होने से रियल इनकम में चेंज आएगी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मनी इनकम की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे रियल इनकम की बात हो रही है। सो यहाँ पे इनकम इफेक्ट हमें क्या शो कर रहा है कि जैसे 1 kg हम पहले ख़रीदते थे 100 रुपये पर kg हम ख़रीदते थे। नेक्स्ट क्या होगा, प्राइस अगर फॉल कर जाएगी तो वहीं हम सेम 1 kg क्या हो रहा है, 80 रुपीज़ पर kg में ख़रीद रहे हैं। यानी पहले से हम 20 रुपये कम में ख़रीद रहे हैं। तो ये 20 रुपये से हम क्या कर सकते हैं, इसकी पर अब वो 100 रुपये में उसे 250 ग्राम एक्स्ट्रा मिल सकती है। तो यही है इनकम इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को हमने पिछले क्लास में भी देखा है। तो क्या है ये कि टी की प्राइस अगर बढ़ रही है तो लोग इसके सब्स्टिट्यूट कॉफ़ी की डिमांड कर रहे हैं, और इसी का उल्टा होता है कि क्या होता है, अगर कॉफ़ी की प्राइस इंक्रीज़ होती है तो लोग टी की डिमांड करते हैं। यानी टी की प्राइस बढ़ने से कॉफ़ी की डिमांड जो इंक्रीज़ हुई, तो ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और यही 3 रीज़न है लॉ ऑफ डिमांड के लिए। तो आज की क्लास आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। ये कंप्लीट नोट मैंने आपको प्रोवाइड कर दी, आई होप आपके लिए हेल्पफुल होगी।